हेलो स्टूडेंट्स, राम राम सारन है। हमने चैप्टर दो चैप्टर मतलब पहला और दूसरा है ना, इस बुक से कवर कर लिया है। अब हम करेंगे चैप्टर 3। सब्जेक्ट उसका चैप्टर का नाम है हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो पहले है ना मैं नोट से बता देती हूँ। देखो, मतलब पहले ऐसे बता देती हूँ कि हेरिडिटी क्या होता है और इन्वायरमेंट क्या होता है। देखो, हेरिडिटी इसको हिंदी में वंशानुक्रम बोलते हैं। जो चीज़ हमें खुद से मिले ना, मतलब बिना किसी एफर्ट के, आपके बिना किसी हेल्प के, वो होता है हेरिडिटी। वो जब खुद से कैसे मिल सकती है, नेचर से मिल सकती है, मतलब जो चीज़ हम एक्वायर करते हैं, जो चीज़ अपने आप मिलती है। ठीक है, इन्वायरमेंट है। अब बाहर का जिक्र आ गया भाई, इन्वायरमेंट का है, तो इन्वायरमेंट में तो हमने किसी की हेल्प चाहिएगी। तो जो चीज़ किसी चीज़ की हेल्प से मिलती है तो वो इन्वायरमेंट में आ जाएगी। जैसे हमें पोषण है, वो इन्वायरमेंट से मिलता है। सोशल हमारा समाज हो गया। लर्निंग जो चीज़ हम सीखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हेरिडिटी है ये स्टेटिक का मतलब होता है स्थिर होती है। ठीक है, ये चेंज नहीं होती। और जो डायनेमिक है ये चेंज होता है। इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता, इसमें चेंज होता है। जैसे ब्लू आइज है, किसी बच्चे की ब्लू आइज है भाई, उस मान लो उसके मम्मी की या पापा की ब्लू आइज है। ठीक है, और उसकी भी ब्लू आइज होगी। ऐसा थोड़ी है कि वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और उसकी आंखें काली हो जाएंगी। वो नीली है तो नीली ही रहेंगी। तो ये किसका इफेक्ट है? ये हेरिडिटी का इफेक्ट है। ठीक है, एक पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस, ये बुक में नहीं है भाई इस पुस्तक के बारे में, ये पर इम्पोर्टेंट है। एक पुस्तक थी हेरिडेटरी जीनियस, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी सर फ्रांसिस गाल्टन ने। ठीक है, सर फ्रांसिस गाल्टन द्वारा लिखी गई थी। किसी ने पोगो पे आया करता हैरी पॉटर, है ना, तो हैरी को के करे है सब गाल दिए जावे हैं, वही सा फंस रहा है। ठीक है ना, ये इसकी ट्रिक होगी याद करने की। आ गया समझ में? अब बुक में देखते हैं कि हेरिडिटी क्या है और इन्वायरमेंट क्या है। देखो, जो ह्यूमन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं वे दो चीज़ें होती हैं, एक होती है हेरिडिटी, एक होता है इन्वायरमेंट। उससे पहले ये बुक में नहीं है, ये लिख लेना कि ये तो अगले पेज पे भी है, लिखा हुआ है ये। देखो, 1887 में है ना, न्यूयॉर्क पहला बाल सुधार गृह बना था। तो न्यूयॉर्क में पहला बाल सुधार गृह कब बना था? 1887 में बना था। फिर है क्रो एंड क्रो, 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी होगी। ये बात किसने कही थी? क्रो एंड क्रो ने। 1930 में जो है भारत में बाल अध्ययन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर है, अब जो ह्यूमन के डेवलपमेंट को इफेक्ट करते हैं फैक्टर, वो हेरिडिटी होते हैं और इन्वायरमेंट। पहले हम हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हेरिडिटी वो प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, फिजिकल या मेंटल जो क्वालिटीज होती हैं पास करी जाती हैं फ्रॉम, कहाँ से? पेरेंट से, टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है ना, जिसके द्वारा माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण जब संतान में आते हैं ना, वही क्या होता है? हेरिडिटी होता है। और हेरिडिटी क्या होती है? स्टेटिक होती है और एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मीन्स की प्राथमिक संरचना है। इट डिटरमाइंस नेचर, यह नेचर का निर्धारण करता है। जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे भाई बच्चे का चेहरा है, रंग हुई, आंखें, हाथ पैर, लंबाई, वजन आदि क्या है? प्रकृति में आनुवंशिक है, इसकी हेरिडिटी है। मेंटल कैरेक्टरिस्टिक स्पेशली, जैसे कि उसकी इंस्टिंक्ट्स होगी, जो मूल प्रवृत्ति है, उसकी बुद्धि हुई, एंड अभिक्षमता है, जो उसका एप्टीट्यूड है, वे क्या है? हेरिडिटी के कारण ही बच्चे में आती हैं, मतलब वे जन्मजात होती हैं। फिर है परिभाषाएं इसकी। देखो, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण ही, मतलब ट्रांसफर होना फिजिकल और मेंटली कैरेक्टरिस्टिक का, कहाँ पे? पेरेंट्स से बच्चे में, तो उसी को क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। ये बात किसने कही थी? जेम्स ड्रेवर ने बोला था। जो हेरिडिटी है वो कंप्लीट सम है ऑफ आवर इनेट कैरेक्टरिस्टिक का। जो हेरिडिटी है वो हमारी जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। ये बात बोली थी BN झा ने। ठीक है, अब है प्रोसेस क्या होती है हेरिडिटी की। देखो, जो मानव की कोसी ह्यूमन बॉडी है वो हमें पता है कि सेल से बन रही है। देखो, हमें ये पता है कि जो हमारी बॉडी है वो किससे बन रही है? सेल से बन रही है ना। और जो ह्यूमन बॉडी है
बहुत सारी सेल से बन रही है। तो जो एक सेल होती है ना, जो एक सेल है, उसी को क्या कहते हैं, जाइगोट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। ठीक है। और जो जाइगोट होते हैं, जाइगोट की दो फॉर्म होती है। जाइगोट कब बनता है, जब स्पर्म, एक होता है स्पर्म, है ना, और एक होता है ओवम, ये मिलते हैं तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है ना। ओवम में दो वे होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, और स्पर्म में एक्स वाई होते हैं। ठीक है ना। और क्रोमोजोम पूछे फिर, ठीक है, इसमें क्रोमोजोम आएगा कि हर मदर और फादर के पास जो होते हैं ना, एक मदर है एक फादर है ना। तो मदर के पास 23 होते हैं, 23 फादर के पास होते हैं। टोटल पूछे आपसे क्रोमोजोम कितने होते हैं, तो टोटल 46 होते हैं। ठीक है। इन्हीं से लड़के और लड़की का निर्धारण होता है ना। जब फीमेल के एक्स एक्स जाते हैं दोनों, तो गर्ल होती है ना, मतलब इसका एक्स और इसका एक्स मिल जाए तो गर्ल होती है, और इसका एक्स और इसका वाई मिल जाए तो बॉय होता है। ठीक है ना। तो ये है, देखो प्रोसेस ऑफ हेरिडिटी में क्या है कि ह्यूमन की बॉडी सेल से बन रही है, और जो ह्यूमन बॉडी है स्टार्ट होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, एक सेल से स्टार्ट होती है, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। और जाइगोट के पास जो होती है इज मेड अप ऑफ दो जर्म सेल से बना होता है वो। ठीक है। किससे, एक स्पर्म से एक ओवम से। ठीक है। स्पर्म को शुक्राणु बोलते हैं, ओवम को अंडाणु बोलते हैं। ईच मदर एंड फादर, हर जो माता पिता है, माता पिता की प्रत्येक जो सेल से है ना 23 क्रोमोजोम होते हैं। ठीक है। और ये मिलकर क्या बनाते हैं, मिलकर ही किसकी फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट की फॉर्मेशन करते हैं। फिर जो जीन्स होते हैं वे प्रेजेंट होते हैं क्रोमोजोम में। ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट इन क्रोमोजोम में। और एक जीन इज फिजिकल, ए जीन इज बेसिक फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो अगर आपसे हेरिडिटी की यूनिट पूछे, तो हेरिडिटी की यूनिट क्या होता है, जीन। ठीक है। ठीक है। इसको इसलिए ऐसे ध्यान रख सकते हो, हेयर, हेरिडिटी में देख, हेयर, हेयर मतलब यहाँ, यहाँ मेरे को जीने तो दे, है ना, कहते हैं हम किसी से, अब यहाँ पे तो जीने दो मेरे को। ठीक है। हेयर, हेरिडिटी, हेरिडिटी से क्या हो गया, जीन। तो जीन क्या है, हेरिडिटी की बेसिक फिजिकल एंड फंडामेंटल यूनिट है। और जीन किससे बने होते हैं भाई, जीन डीएनए के बने होते हैं। अगर फादर ऑफ हेरिडिटी पूछे तो वो है ग्रेगर मेंडल। कौन है, ग्रेगर मेंडल। अब है लाज करेंगे हम हेरिडिटी के। ठीक है। और हेरिडिटी का ट्रांसफर दो टाइप में होता है, एक होता है प्रोडक्टिव और एक होता है फिजिकल। अब एक बात है, देखो पहले लाज करते हैं हम हेरिडिटी के। देखो लाज ऑफ हेरिडिटी में सबसे इम्पोर्टेंट है, देखो सबसे पहले है समानता का नियम। जब जो गुण, मतलब समानता का होता है, समान मतलब जैसे माता पिता होते हैं ना, जब वैसा ही सेम बच्चा हो जाए ना रंग में। जैसे अगर किसी के पेरेंट्स काले हैं तो और बच्चा भी काला हो जाए, है ना, तो वो क्या है, उसकी समानता का नियम है। विभिन्नता का नियम, जब जैसे पेरेंट्स दिखते हैं वैसे बच्चा दिखे ही नहीं, तो वो हो जाता है विभिन्नता का नियम। तो ये दोनों रंग के आधार पे होते हैं। समानता, जब रंग सेम हो तो समानता का नियम, इसी को रिसम्बलेंस बोलते हैं और इसको वेरिएशन बोलते हैं। अब है एक रिग्रेशन। रिग्रेशन का होता है, जैसे देखो मान लो किसी के पेरेंट्स बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पर बच्चा ऐसा हो जाए बिल्कुल नालायक, पढ़े ही ना। ठीक है। या इससे अपोजिट भी हो सकता है कि माँ बाप अनपढ़ है, मतलब उनको कुछ आता ही नहीं है, या फिर मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो रहे हैं, बट उनका बेबी जो है वो ज़्यादा मतलब होशियार है, चेंट है, हर चीज़ में एक्टिव है। ठीक है। तो बिल्कुल अपोजिट हो रहे हैं। मतलब ये अगर देवता है, पेरेंट्स अगर देवता है और बच्चा राक्षस हो जाए, है ना, मतलब बिल्कुल राक्षस की प्रवृत्ति का हो, तो यहाँ पे आपने देखा कि ये प्रत्यागमन में क्या होता है, बुद्धि या उसके गुणों के आधार पर, जब भी बुद्धि या गुणों के आधार पर डिफ्रेंशिएशन होगा तो वहाँ पे रिग्रेशन होगा। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उसमें आते हैं भाई, एग्जाम्पल्स में। ठीक है। आपके पास 3 होंगे कि वेरिएशन, रिजम्बल और रिग्रेशन। देखो यही बता रखा है कि रिग्रेशन का नियम बुद्धि या गुणों के आधार पर, अगर माँ बाप देवता है और बच्चे में राक्षस वाली वो आ जाए, ठीक है, और मतलब माँ बाप होशियार है, बच्चा बेवकूफ़ हो सकता है, अगर ये कम होशियार है, बच्चा चेंट हो सकता है, तो बिल्कुल अपोजिट हो। अपोजिट पर किस पे हो, बुद्धि या उसके गुणों के आधार पे, तो हम कहेंगे प्रत्यागमन का है। ये सबसे इम्पोर्टेंट 3 लॉ हैं। ठीक है। और बुक में थोड़ी एक्स्ट्रा दे रखी हैं, वो भी इम्पोर्टेंट ही है, पढ़ लो। देखो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म,
बीज कोश की निरंतरता का नियम क्या कहता है? देखो, नाम से ही है कि ये बीजमैन द्वारा दिया गया था। इसने क्या किया था? नवजात चूहों पर प्रयोग किया था। शरीर का निर्माण करने वाला गुणसूत्र है ना, कभी नष्ट नहीं होता, ये बात कही थी इसने। एक बच्चा जितना पुराना होता है जितने उसके पूर्वज होते हैं, ठीक है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का ट्रांसफर होता है, ये बात आती है कंटिन्यूटी में। किसने दिया था? ये इंपॉर्टेंट है, बीजमैन द्वारा दिया गया था, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ रिसम्बलेंस, ये भी बीजमैन ने दिया था। ये बता भी दिया आपको कि जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही संतान हो। लॉ ऑफ वेरिएशन में विभिन्नता का नियम होता है। बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर कुछ भिन्न होते हैं। ये किसने दिया था भाई? लैमार्क। और नियम डार्विन द्वारा स्पष्ट किया गया। इसके कारण क्या होते हैं? वेरिएशन के उत्परिवर्तन, भाई बदलाव हो सकता है, या फिर नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। फिर है लॉ ऑफ रिग्रेशन, ये गाल्टन ने दिया था। जब बच्चे की आदतों में जो वेरिएशन होता है, बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों की अपेक्षा सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं, और ये रिग्रेशन वाला बहुत अच्छे से बता भी दिया। फिर है लॉ ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एक्वायर्ड ट्रेट्स, मीन्स की अर्जित गुणों के स्थानांतरण का नियम। यहाँ पे नाम जरूर ध्यान रखने आपने की, मतलब रिग्रेशन का क्या है, वेरिएशन का क्या है, रिसम्बल का क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है? अर्जित गुणों के स्थानांतरण का जीवन काल के दौरान माता पिता द्वारा अभिगृहित लक्षण बच्चों को स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं। मतलब जो भाई जन्मजात होते हैं, मतलब जो उन्होंने बाद में आके सीखे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने साइंस पढ़ ली और आपके बच्चे को भी साइंस आती ही होगी, ठीक है, पर जो आपके नॉर्मल गुण हैं वे बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। कुछ लक्षण तो जन्म से होते हैं, लेकिन कुछ हमारी जरूरतों के अनुसार खुद को समायोजित करने के लिए ग्रहण किए जाते हैं। जैसे अब आप ही पैदा हुए होगे तो कुछ आदतें आपने अपने पेरेंट्स से सीख ली पहले से ही, पर कुछ आपको जब इन्वायरमेंट में आपने फेस की सिचुएशन, तब आपने अपने अकॉर्डिंग सीख ली उनको, है ना। फिर है इसके लिए लैमार्क था, उसने क्या है? जिराफ की लंबी गर्दन का उदाहरण दिया है। फिर है लॉ ऑफ बायोमेट्री, ये फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। जरूरी नहीं है कि बच्चे में सिर्फ माता पिता के गुण आए, बल्कि उसमें दादा दादी, नाना नानी व उनके पूर्वजों के गुण घटते क्रम में आते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि भाई आपके आपके पेरेंट्स के गुण आए होंगे, कुछ परसेंट आपकी जो पीढ़ी है, मतलब दादा दादी, उनके भी गुण आ सकते हैं। फिर है इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्डहुड डेवलपमेंट। देखो, इससे पहले है एक लॉ और रहेगी जो इसमें नहीं है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल ने दी थी। साइंस वालों ने पढ़ा भी होगा कि मेंडल ने मटर के दानों पर एक्सपेरिमेंट किया था, उसने दो बताई थी। एक होती है लॉ ऑफ डोमिनेंस, एक होता है सेग्रेशन। सेग्रेशन मतलब जो बिल्कुल अलग, और लॉ ऑफ डोमिनेंस होता है कई बार बच्चे में एक के गुण ज्यादा होते हैं, जिसकी हेरिडिटी जितनी ज्यादा प्रभावशाली होगी, हो सकता है आपके अपने मतलब फादर के ज्यादा गुण आ रहे हो सकता है आपकी मदर के, तो वो एक हेरिडिटी का इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर है मानव विकास पर जो है हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, ये साइंटिस्ट है कि बस पढ़ लियो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब इनके भी याद रखो। देखो, हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ेगा? आपके फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे प्रभाव पड़ेगा, शारीरिक लक्षणों पे प्रभाव पड़ेगा, आपकी इंटेलिजेंस पे प्रभाव पड़ेगा, जो आपकी मूल शक्तियां होती हैं उन पे प्रभाव पड़ेगा, प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव पड़ता है, महानता पर प्रभाव पड़ेगा, सामाजिक पहलू पर प्रभाव पड़ेगा, और आपके चरित्र मीन्स की मेन होता है कैरेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा। ये किसने दिया था? ये कार्ल पियर्सन ने दिया था, ये थॉर्नडाइक ने, किलनबर्ग ने, और ये गाल्टन ने, ये विंशिप ने, ये डगडेल ने। एक बार पढ़ जरूर लेना कि ये किस किसने दिए थे, ठीक है। फिर है माता आदर्श अध्यापिका है, ये बात फ्रोबेल ने कही थी। भाई सबकी माता ऐसी होती है कि वो क्या करती है, बट बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार देती है ना, क्योंकि बच्चा तो स्टार्टिंग से जन्म ही उसने दिया है ना, तो सबसे ज्यादा आपकी लाइफ में आपकी माता ही प्यार कर रही होगी। तो ये बात किसने कही थी? फ्रोबेल ने। शिक्षा जो है बाल उद्यान का माली है, ये बात ध्यान रखना। फिर है अब हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट क्या होता है? देखो, एक ये पहले भी स्टेटमेंट आ गई है। देखो, मुझे चाहे जो बालक दे दो, आप जो कहोगे उसे मैं वो बना दूंगा, यह बात कही थी वाटसन ने, ठीक है। तो एक बात है भाई, आपकी तो वाट लग जाएगी, क्या पता वो आपको क्या बना दे, है ना। तो मतलब ये
याद करने का तरीका हो गया। फिर है इन्वायरमेंट क्या है, इज द एक्सटर्नल फोर्स है दैट अफेक्ट्स अस। एक बाह्य शक्ति है तो ये इंटरनल थोड़ी है इन्वायरमेंट, जो हमें प्रभावित करती है। ये बात कही थी रोज ने। इन्वायरमेंट में क्या क्या आता है भाई, आपकी फैमिली आती है, स्कूल, नेबर, फ्रेंड्स, सोसाइटी, ठीक है। जो भी आपके आसपास की चीज़ होगी ना सारी आ गई। देखो आपकी फैमिली है, आपका स्कूल है, पड़ोसी भी होंगे, आपके दोस्त भी होंगे, फिर समाज भी हो गया जहाँ पे आप बाहर जाते हो। फिर अब मानव के विकास पर इन्वायरमेंट का क्या प्रभाव पड़ता है, जो भी आपकी, देखो आप अपनी लाइफ से रिलेटेड ला लो, आपकी फिजिकल डेवलपमेंट पे फर्क पड़ेगा, है ना, आपके इन्वायरमेंट का। अगर आपका इन्वायरमेंट अच्छा है भाई, अच्छी शुद्ध हवा है, तो आप भी हेल्दी मिलोगे, है ना। आपके मेंटली डेवलपमेंट पे भी प्रभाव पड़ेगा, आपकी पर्सनैलिटी बनेगी उस चीज़ से, है ना। आप इमोशनली कितने वो हो रहे हो, इमोशनल डेवलपमेंट होएगा, ठीक है। ये सब क्या है इसके वो है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा, मेंटल डेवलपमेंट पर, व्यक्तित्व पर, फिर आपके इमोशनल डेवलपमेंट पर इफेक्ट पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें बस वन लाइनर रह गए हैं, इसमें कुछ बता रखा है इन्होंने। देखो एक पेस्टोलॉजी था, उसने क्या कहा था कि परिवार है ना सीखने का सर्वोत्तम स्थान व बालक का प्रथम विद्यालय होता है। बच्चा जब तक भाई 3-4 साल का बोलने नहीं लग जाता स्कूल में, तो तब भेजा जाता है, तो उससे पहले तो वो बहुत चीज़ें सीख जाता है, बोलना सीख जाता है, भाषा सीख जाता है। तो वो सब कहाँ से सीखी, उसने स्कूल से सीखी है, सॉरी विद्या अपने उससे घर से ही तो सीखता है। फिर है वन लाइनर में है कि वुडवर्थ ने बोला था कि डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी मल्टीप्लाई इन्वायरमेंट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले भी आ चुका है। फिर जो क्रोमोजोम होते हैं, क्रोमोजोम क्या होते हैं, देखो ये देखो क्रोमोजोम क्या होते हैं, ये धागे जैसी संरचना होती है। कहाँ पे, इन न्यूक्लियस के अंदर, जो सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जो उन्हीं को क्या कहते हैं, क्रोमोजोम कहते हैं, ठीक है। यही बात लिख रखी है, जो क्या करते हैं, हेरिडिटी को कैरी करते हैं, ठीक है। फिर है जीन क्या होते हैं, पार्ट होते हैं, ये क्रोमोजोम का ही पार्ट होते हैं। देखो हमने अभी यहाँ पे क्रोमोजोम पढ़ा ना, तो जीन क्या होते हैं, इस क्रोमोजोम का ही पार्ट होते हैं, जो क्या करते हैं, दैट डिटरमाइन करते हैं ऑल इनहेरिटेड कैरेक्टर को, जो वंशानुगत में मिली विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। फिर हमने ये पढ़ भी लिया कि जो मेल होता है, मेल में XY क्रोमोजोम होते हैं और फीमेल में XX होते हैं। जो स्पर्म सेल होता है वो फादर डिटरमाइन सेक्स ऑफ बेबी। जो फादर के पास स्पर्म सेल होता है, मतलब XY होता है, उसी से बेबी का सेक्स डिसाइड होता है कि वो बॉय होएगा या गर्ल होएगा। फिर है गर्भाधान के समय प्रत्येक मानव को जो है 46 क्रोमोजोम होते हैं, है ना। प्रत्येक जो बेबी होता है, हर बेबी के पास 46 क्रोमोजोम होते हैं। 23 उसको उसके फादर से मिलते हैं और 23 उसकी मदर से, ठीक है। फिर है पहला बाल सुधार गृह कब बनाया गया था, न्यूयॉर्क में 1887 में। यहाँ पे आपका ये चैप्टर कवर होता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये बाद में होंगे, पहले हम थ्योरी कवर कर रहे हैं। उसके बाद है ना भाई एक बात है, देखो पियाजे का है, पियाजे थ्योरी है ना, मैंने बीएड के जो नोट्स करवा रखे हैं ना उसमें करवा रखी है बहुत अच्छे से नोट्स में, ठीक है। पहले आप वहां से कर लेना, फिर जो बुक में है ना वो बुक वाली रीड करा दी जाएगी कल, ठीक है। पहले आप वहां से समझ लेना, एक एक पॉइंट बहुत ट्रिक से करवा रखा है, ठीक है। सेम चीज बुक में ही है। तो थैंक यू सो मच। कमेंट जरूर करा करो भाई कैसी लग रही है आपकी वीडियो, आपको मेरी वीडियो समझ भी आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।